Yes, thank you, Sydney. Good morning, everybody. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है। अतुल जी, हम थोड़ा चैप्टर आवाज 3 आपकी के ब्रेक हो अंतिम रही है। पड़ाव पे हैं, पेज 75। भाई, अतुल जी की आवाज मुझे ही सही नहीं आ रही है, सभी को नहीं आ रही है। नहीं, क्लियर क्लियर नहीं थी, क्लियर नहीं थी। अतुल जी, थोड़ा सा आप लोकेशन चेंज कर लें तो। अब कुछ बेटर है सीपी? जी हाँ, पहले से बेटर है। यहाँ पे पेज 75, वी आर ऑन द फोर्थ पैराग्राफ। और अब जो यात्रा थी, इनका जो अभियान था 1 साल का, बिल और लुइस का मोटरसाइकिल पे जो निकले थे ये, वो समाप्ति पे है। और मुझे पता नहीं था, मैंने कल ही पढ़ा इस बात को कि इनके ये जो अभियान था, ये जो सफर था, इसका थोड़ा सा एक दुर्घटना के साथ अंत हुआ था कि नया डेट टॉन टेनिस, द motorcycle part of the journey ended abruptly when Lewis failed to make a turn in the road because of deep sand. और लुइस मोटरसाइकिल चला रही थी, सड़क सड़क पे रेत थी, और रेत पे मोटरसाइकिल अगर मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो मुड़ती नहीं, वो स्किड हो जाती है। और वो जो मोटरसाइकिल स्किड हुई है रेत के द्वारा, रेत की वजह से, तो एक हल्की सी दुर्घटना हुई। दुर्घटना में क्या हुआ कि लुइस इंजर्ड हर नी, लुइस के तो घुटने में चोट लगी, क्योंकि शायद मोटरसाइकिल जो थी जब गिरती है तो जो चालक होता है उसके ज्यादातर घुटने पे गिरती है मोटरसाइकिल, अगर स्किड होती है तो। वो मोटरसाइकिल उसे घुटने पे गिरी और इंजर्ड हर नी। एंड बिल इन द साइड कार, बिल साइड कार में बैठा था, और वो मोमेंटम के साथ he went sailing over her head and broke his collarbone. उसके कॉलर बोन में चोट लगी, यानी कि जो गर्दन के नीचे वाली जो हड्डी होती है, तो कॉलर बोन बोलते हैं, तो उसमें चोट लगी। और इस दुर्घटना की वजह से दे स्पेंट द नेक्स्ट 10 days इन अ डेटन होटल रिकवरिंग फ्रॉम देयर इंजरीज। जो चोटें लगी थी उनके इलाज कराते कराते 10 दिन वो एक डेटन के होटल में रुके। शुक्र है उनके पास थोड़ा सा पैसा था, इसलिए वो होटल अफोर्ड कर सकते थे और अपने आप को 10 दिन वहां रख सकते थे अपने निवारण के लिए, वहां पे अपना टू रिकूप टू रिकवर फ्रॉम दैट माइनर एक्सीडेंट दैट दे हैड। 10 दिन वो डेटन के होटल में रहे। फाइनली अंत में क्या हुआ, दे शिफ्ट देयर मोटरसाइकिल एंड देयर इक्विपमेंट होम। और मोटरसाइकिल चलाने लायक रही नहीं थी, खत्म कहानी मोटरसाइकिल की, चोट भी लग गई थी। तो रेलगाड़ी द्वारा मोटरसाइकिल और उनका जो सामान था उन्होंने वापस न्यूयॉर्क अपने घर भेजा, और खुद भी रेलगाड़ी पकड़ के caught the train to New York, arriving in Brooklyn just in time for Lewis to limp up to the aisle at Kitty's matron of honor. किटी उसकी बहन की शादी हो रही थी, तो वो लगभग जस्ट इन टाइम, मतलब बिल्कुल समय पर पहुंची और लंगड़ाते हुए चर्च में गई जहां पे किटी की, उसकी बहन की शादी हो रही थी। उनका जो मोटरसाइकिल का अभियान था, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनीज थी, वो जो उनका पूरा एक साल का दौरा था, उसकी समाप्ति हुई। अब वो ब्रुकलिन न्यूयॉर्क पहुंच गया है, एंड इट वाज जून 1926. Bill was on the threshold of what promised to be one of the most exciting periods of his life. जून 1926, और वो यह कह रहे हैं कि बिल ऑन द थ्रेशोल्ड, बिल अब उस समय उस पड़ाव पे था कि उसके जीवन का सबसे रोमांचकारी समय जो था वो शुरू होने जा रहा था। His financial reports to Shaw were proving enormously successful. जो जी वो रिपोर्ट वो बना के फ्रैंक शॉ को भेज रहा था, जिसने उसको उस कंपनी, अपने कंपनी में अब एक ओहदे पे रख दिया था, तो बहुत सफलतापूर्वक प्राप्त होते थे जो भी वो रिपोर्ट्स भेज रहा था कंपनियों के बारे में। जहां वो हाथ लगाता था, बोलता था ये वाली कंपनी का शेयर बढ़ेगा, और इन्वेस्टिगेशन के, जांच पड़ताल के बुनियाद पे वो ये रिपोर्ट भेजता था, और वो सही सटीक साबित हो रही थी, सफलतापूर्वक। He was given a position in the firm, यानी कि फर्म में उसको एक नौकरी, एक ओहदे पे रख दिया गया था। एन एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट मतलब कंपनी के खर्चे पे वो
अपना जो है वो कुछ भी खर्च कर सकता है पैसे अपनी सहूलियतों के लिए या फिर अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। एंड $20,000 लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर बाइंग स्टॉक्स। बाप रे बाप, $20,000 का क्रेडिट दिया गया था उसको कि अपनी मर्जी के आप जो भी शेयर्स खरीदना चाहते हैं वो खरीदें, कंपनी पैसा देगी आपको, इंसेंटिव के रूप में उसको दिया गया। और ही डिस्क्राइब्ड इट एज द, और ये जो पड़ाव था उसकी जिंदगी का, उसने कैसे इसका बयान किया। और ये पंक्तियां अब जो ली गई हैं अगले पैराग्राफ की, वो बिग बुक से ली गई हैं, बिल स्टोरी से। उसमें लिखा है उसने, फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स फॉर्चून थ्रू मनी एंड अप्लॉज माई वे। अगले कुछ सालों तक भाग्य ने मेरी तरफ पैसा फेंका, अतुल जी फिर ब्रेक हो रही है आवाज आपकी। प्रतिष्ठा had arrived। और ये एक शराबी के, अब ऐसी होगी सीपी, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ उसके बारे में, बेयर कर इस बात को लेकर। आई हैड अराइव्ड, और ये जो आई हैड अराइव्ड है, ये जो 3 शब्द हैं, ये एक शराबी के जीवन में कभी ना कभी जरूर आते हैं, जब उसको ऐसा लगता है और महसूस होता है कि आई हैव अराइव्ड। तो ये बिल डब्ल्यू के जीवन में ये दौर आ गया था, ये पड़ाव आ गया था कि आई हैड अराइव्ड, यानी कि सफलता की चोटी पे पहुंच गया था। और इस सफलता की चोटी पे पहुंचने के बाद एक शराबी के दिल में एक ख्याल आता है कि अब तो शराब पीनी जो है वो बनती है, मेरा हक है शराब पीने का। और कहीं ये भी महसूस होता है कि ये जो मैं पहुंचा हूं इस मकाम पे, इस सफलता के चरण सीमा पे मैं पहुंचा हूं, इसमें शराब का हिस्सा है, शराब के बिना मैं पहुंच ही नहीं सकता था यहाँ। तो ये मिली जुली एक जो प्रतिक्रिया और एक मिली जुली जो एक भावना आती है, वो इन 3 शब्दों में आती है कि आई हैड अराइव्ड। माय जजमेंट एंड आइडियाज वर फॉलोड बाय मेनी टू द ट्यून ऑफ पेपर मिलियंस। उसके जो कंपनियों के बारे में उसकी राय थी, उसकी जो फोरकास्ट थी, उसकी जो भविष्यवाणी थी, वो कहता लोग उसका पालन करते थे। फॉलोड बाय मेनी टू द ट्यून ऑफ पेपर मिलियंस। पेपर मिलियंस का मतलब ये हुआ कि मैंने शेयर खरीदा है, वो शेयर बढ़ गया है और मेरे को लाखों करोड़ों का फायदा हो रहा है उससे, लेकिन मैंने वो बेचा नहीं अभी, वो मेरे पास है, रखा हुआ मैंने। असली फायदा तो तब पता चलेगा जिस दिन मैं बेचूंगा और उनको रुपया पे और पैसे में तब्दील होगा वो। तो अभी तक तो वो पेपर मिलियंस, यानी कि वो सिर्फ वो कागजों पे है। तो वो दौर था कि पेपर मिलियंस में तो लोगों को सफलता प्राप्त हो रही थी उसके निवेश के द्वारा। द ग्रेट बूम ऑफ द लेट 20s was seeding and swelling। ये 1926 से लेकर 1929 तक की बूम थी, तो लेट 20s बोलेंगे उसको। इट वाज सीडिंग एंड स्वेलिंग। सीडिंग एंड स्वेलिंग मतलब किसी चीज को अगर किसी पतीले को रखो अगर चूल्हे पे और खाना बन रहा है, तो वो जैसे उसमें उबाल आता है, जैसे उसमें एक बढ़ाव आता है, एक उबाल आता है, उसको बोलते हैं सीडिंग एंड स्वेलिंग, यानी कि वो भर रहा है, उबल रहा है, वो ऊपर आ रहा है। Drink was taking an important and accelerating part in my life। ये पहला दौर होता है ड्रिंकिंग करियर का, हमने बिल स्टोर में पढ़ा, पहला दौर है एक्साइटिंग एंड एक्सिलेटिंग पार्ट ऑफ माय लाइफ, रोमांचकारी और आनंददायक, ये दौर है पीने का। जरूरत बन गई थी, उस जरूरत की वजह से पी रहा शराब। और तीसरा जो दौर होता है वो होता है कि अल्कोहल बिकेम माय मास्टर, आई वाज इट्स स्लेव। 3 दौर होते हैं। ये पहला दौर जो है वो सबसे ज्यादा रोमांचकारी और आनंददायक है, एक्सिलरेटिंग एंड एक्साइटिंग पार्ट ऑफ माय लाइफ। उस दौर में गुजर रहा है। There was loud talk in the jazz places uptown. Everyone
once spent in thousands and chatted in millions. अब वो ऐसे समाज में, इस सामाजिक एक ऐसे हिस्से में घूम रहा था कि लोग हजारों में बातें कर रहे थे, या लाखों में बातें कर रहे थे, करोड़ों में, और हजारों में खर्चा कर रहे थे छुट्टी में। इन लोगों के साथ मिल रहा था वो ये वाला एक दौर था। एंड बी डैम्ड, ऐसी की तैसी उनकी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आई मेड अ होस्ट ऑफ फेयर वेदर्ड फ्रेंड्स। फेयर वेदर्ड फ्रेंड्स, वो दोस्त जो सिर्फ आपका जो अच्छा दौर है ना उसमें तो बहुत समीप रहते हैं, बहुत करीब रहते हैं, आपके साथ ले चलते हैं। ऐसे ही क्या जो हमारे अच्छे वक्त में तुम्हारे साथ थे, चला वो गए कहाँ। तो ऐसे फेयर वेदर्ड फ्रेंड्स जो होते हैं, अच्छे मौसम के दोस्त जिसको मैं बोलूंगा, तो वो बहुत सारे। अतुल जी तो शायद मीटिंग से ही। बिल्कुल बिल्कुल सही था अपने इस अनुमान में कि अगर वो जाके और कंपनियों की, फैक्ट्रियों की, प्लांट्स की जांच पड़ताल, उनका विश्लेषण खुद जाके करेगा तो उसको ज्यादा पता चलेगा उस कंपनी के बारे में, और उसका निवेश करने का जो तरीका है वो सटीक रहेगा, सही रहेगा, जिससे सफलतापूर्वक उसको रिजल्ट्स मिलेंगे, परिणाम प्राप्त होंगे। बिल इस बारे में बिल्कुल सही था, और लुइस हैड बीन रॉन्ग। लेकिन लुइस जो थी वो गलत थी। उसने क्या सोचा था कि एक साल तक मैं बिल डब्ल्यू को न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के मैखानों से, न्यूयॉर्क के पब से, बार से दूर रखूंगी तो उसकी शराब छुड़वा दूंगी। लुइस जो थी वो बिल्कुल गलत थी। कितने ब्यूटीफुली इसने इस चैप्टर को कंक्लूड किया है। ये एक साल के बाद क्या निकल के आया कि बिल तो ठीक था कि अपने इस अभियान में जब वो कंपनियों का दौरा करेगा, हर एक कंपनी का एक मुआयना करेगा, उसका विश्लेषण करेगा, तो निवेश में, इन्वेस्टमेंट में सफलतापूर्वक वो काम कर पाएगा और उसको सफलता प्राप्त होगी, बहुत सफलता प्राप्त होगी। लेकिन लुइस का जो एक अंदरूनी हिडन एजेंडा था, एक मकसद था कि एक साल तक इसको मैं शराब से दूर रखूंगी, मैखानों से, तो इसकी शराब जो है वो छूट जाएगी, वो गलत थी। शराबी को शराब से शराबी का शराबीपन और शराब जो है वो नहीं की। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज। tomorrow morning I'll be traveling, but I'll see if I can get across and we'll start. और थैंक यू अतुल जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने ये 3-4 पैराग्राफ पढ़े। अब चैप्टर 3 की समाप्ति हो रही है, और बड़े मतलब ना कंपाइल करने वालों ने, किताब कंपाइल करने वालों ने भी तो मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से लिखी गई किताब है। अब देखो जो ये डे टाउन वाला एरिया था पूरा रेगिस्तान टाइप था। अब हमने पहले ही बात करी कि ज्यादातर इसमें मोटरसाइकिल जो है वो लुइस चला रही है, और साहब जो है साइड कार में वो हुड सा ऊपर मुंह पे रखे और पड़े हैं, और वो एक नंबर काटने में, टर्न लेने में वो चूक हुई। वो रेत मतलब रेगिस्तान टाइप थी, तो उनमें स्लिप भी बहुत करते हैं खासकर मोटरसाइकिल और स्कूटर। और भाई वो तो ऐसा नहीं है कोई छोटे मोटे दिक्कतें आई हैं, छोटे मोटे मतलब छोटी मोटी जैसे गाड़ी का खराब होना, बाकी चीजें, 1-2-4 इंसिडेंट हुए हैं छोटे छोटे, लेकिन ये तो एक्सीडेंट ही हो गया, और एक्सीडेंट भी तकड़ा हो गया यार। और उसका तो घुटना में इंजरी आई, लेकिन वो बिल्डब्ल्यू तो पटक के ना जैसे ऊपर से जाके उधर को पड़ता है कॉलर बोन में, वो उस तरीके से जो है। और फिर रिकवरी के लिए भैया वो होटल में जो है वो रुकना पड़ा, मतलब इंतजार करना पड़ा रिकवरी का, क्योंकि चलाने वाली हालत में नहीं थे, और उस तरीके से होगी। और उसका तो काफी मतलब चोट थी लुइस के तो। और वो मोटरसाइकिल तो फिर वो शिफ्ट आउट ही, बाकी वो सही में वो तो भैया इसको डालो और इसको भेज दो,
और ये फिर ट्रेन के द्वारा जो अब गए। रेड कारपेट वेलकम हुआ था जी बीडब्ल्यू का। अब पता नहीं सच में उन्होंने रेड कारपेट, हालांकि बोलते हैं लोग कि रेड कारपेट ही बिछवाया गया था, लेकिन हो सकता है कई बार वो भी करते हैं, ये इंग्लिश के कई सेंटेंस उस प्रकार से होते हैं कि बहुत ही उत्तम तरीके का वेलकम जो है फ्रैंक शाह ही नहीं, दूसरे लोगों के द्वारा भी जो है वो बीडब्ल्यू का हुआ। अब घर में मैरिज है भाई, 17 जून 1926 को जैसे हमने पढ़ा मैरिज है, और जो वो प्रथाएं होती हैं, तो उन प्रथाओं को आने के लिए वो बहन की शादी में जैसे लुईस आई तो लंगड़ा रही थी, मतलब वो सही तरीके से चलने वाली हालत में नहीं। यहाँ पर एक और इनके 2-3 महीने में, हालांकि हमारी एक ही बुक में नहीं, लेकिन मैंने कल बोला था कि उस किताब में एक और यात्रा का इसके 3 महीने बाद ही विवरण मिलता है, क्योंकि अगस्त सितंबर में फिर निकल गए थे 6 महीने की यात्रा के लिए, क्योंकि वो फ्रैंक शाह ने कोई बड़ा कोई अंडर हिडन और इनको काम दिया था। अब आते हैं जी मेन चीज पे जो बिग बुक से इन लोगों ने उठाई हुई है भैया। ये बीडब्ल्यू के जीवन का उत्तम काल गिन सकते हैं, उत्तम काल। चारों तरफ से हर चीज बरस रही भाई, और रिपोर्ट जैसे ही पहुंची, पैसा, पोजीशन, अच्छी सी जॉब, अच्छा सा ऑफिस, अच्छी सी गाड़ी, अच्छा सा वो एक्सपेंसेस अकाउंट। उस टाइम के लगा लेना जी $20,000 कितने होंगे, अभी कैलकुलेशन कर लेना कि 1926 में $20,000 के एक्सपेंस करने की ताकत कितनी होगी या क्या वैल्यूएशन होगी। और फिर समझ में आ जाएगा कि बेटा कितना 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 एकदम एक झटके में कितना बड़ा पैसे वाला आदमी बन गया था। और मतलब वो वही है ना जो बिल ने लिखा है कि किस्मत, पैसा, धन, इज्जत, शोहरत चारों तरफ बरस रही है। मतलब जैसे होता है ना कि चारों तरफ धन वर्षा बोल सकते हैं, कि चारों तरफ से, और वाहवाही, इज्जत, कहीं कोई कमी नहीं है। और सच में माई वे फिर मिला भी कैसे, मेरे रास्ते, तुम्हारे थॉट से नहीं, साले को भी दिखा दिया भाई। मैं कोई किताबें रखने वाला आदमी थोड़ी था, किताबें संभालने वाला बंदा थोड़ी था भैया। वो कह रहे जी बुक कीपर कीपिंग भी नहीं कर पाता, सही तू क्या नौकरी करेगा। मैं तो, मुझे तो पहले विश्वास था कि मैं अपने तरीके से चलूंगा तो ऐसे। आई हैड अराइव, जो चाहा वो पाया, और अपने तरीके से पाया, और वो मुकाम भी हासिल हुआ। और जो बीडब्ल्यू के जजमेंट और आइडिया थे वाकई वो टोन ऑफ पेपर मिलियन, फ्रैंक शाह और भी कई लोग बने उस टाइम। वो जो थे, जो बाद में भी बीडब्ल्यू के साथ थे, वो लोग भी बाद में अमेरिकन बैंक के साथ भी कुछ शेयर का बना था। मतलब जो उस टाइम में लोग बने वो फिर बने ही हैं, बड़े बड़े उसमें गए वो। तो उस तरीके से जो है वो भैया वो सारे के सारे करोड़पति लगे बनने। अब बार स्ट्रीट का एक ग्रेट बूम है, ये 1926 से लेकर और 1929 तक का ये ग्रेट बूम है। और बिल्कुल उत्कृष्ट उत्तम स्टेज पे जैसे चीज आ जाती है ना, बिल्कुल उबाल लेके बिल्कुल ऊपर पर आ गया था कि कभी भी। हालांकि शेयर बाजार का ऐसे होता है, कहीं का बहुत बढ़ गया, कहीं का घट गया। आजकल तो खैर वर्ल्ड का प्रभाव पड़ जाता है जी, आजकल दूसरे देशों के इंसिडेंट भी शेयर बाजार पर प्रभाव डाल देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मतलब मेरे देश में कोई भी इंसिडेंट होगा तो मेरे देश पे ही अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा, दूसरों में मामूली सा पड़ता है। आजकल पड़ जाता है, आज विश्व जुड़ गया है। मतलब अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो विश्व एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। किसी भी चीज के भाव का देख लें, चाहे सोना चांदी, या चाहे कमोडिटी मार्केट देख लें या दूसरी मार्केट देख लें, वो जुड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ अटैच सी लगती है। कि एक चीज जो है वो बढ़ती घटती जो है वो छोटे छोटे इंसिडेंट से ऊपर नीचे होती रहती है। अब लगा जी ये पहला पड़ाव होता है शराबीपन का। तो सही कह रहे थे अतुल जी के वो अगले 2 पड़ाव ना, कि वो यार जरूरत बन जाती है जब सेकंड पड़ाव जो है। और तीसरा जो पड़ाव है वो बिल्कुल वो 2 बोतल बेहोशी, 2 बोतल बेहोशी। और मैं तो अंतिम पड़ाव को गिनता हूँ जब मास्टर बन जाती है अल्कोहल, मालिक बन गई नौकर, वो प्लेस कंडीशन, ना पी जा रही ना छोड़ी जा रही, छोड़ पा नहीं रहे हैं, मतलब उठा जा नहीं रहा है, पीने की कोशिश कर रहे हैं पी नहीं जा रही है, वो वाली कंडीशन। लेकिन अब एडब्ल्यू का ये पहला पड़ाव है, पहला शराबीपन के पड़ाव पर है, और चारों तरफ मजे ही मजे है। और मेरे को ये बहुत बढ़िया लगता है सेंटेंस ना, ए लॉ टाक इन ए जैज प्लेसेस अप टाउन, क्योंकि मैं
मेरा जहां पर था, थोड़ी सी मैं अपनी शेयरिंग इसमें डालूंगा। मेरी जहां पर मोटर पार्ट का काम था, बिल्कुल वो, शराबियों का ढाबा मान लो, क्योंकि नॉन वेज और बाकी चीजों का वो बिल्कुल साथ वाला ढाबा था, और पिलाते थे, वो खुले में पिलाते थे। तो मैंने देखा कि वो किस तरीके की बातें होती हैं शराबियों के बीच में ना। तू घर जाइयो, 6 पेटी भाभी से उठा लियो। अरे तेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, तू बस घर चला जाइयो, 6 पेटी। वो बेचा नहीं किया, ना ना ना, वो 2 खोखे में बात ही नहीं बनी, मतलब वो उस टाइम वो पेटी और खोखा ना, आजकल तो ये आम साधारण बातें हैं, उस टाइम बड़ा अट्रैक्ट, मतलब ये सेंटेंस 2000 तक बड़े अट्रैक्टिव से होते थे, कि पैसे को दूसरे नाम से बोलना, जैसे आप किलो बोलते हैं उस तरीके से लेते हैं ना, किलो और पैसा चलता है अब, करोड़ को और उस तरीके के लैंग्वेज में किलो और वो चल पड़ा है ना, ऐसी पेटी और खोखे की बातें हो रही। और वो बाद में वो जूतम जूत हो गया 150 की, मतलब वो दाल के लिए, वो जो कह रहा था ना, भाभी से जाके घर से जाके 6 पेटी उठा लाइयो, वो 150, मतलब वो दाल के पैसे नहीं मिल रहे थे, कि दाल ली थी, समझ नहीं आई कि वो दाल मंगवाई थी। दाल मखनी बीच में जो आई है, वो मंगवाई थी या नहीं मंगवाई थी, और वो खूब पिटाई होते हुए मैंने देखी है। 150 रुपया ये होटल वाले से छुड़वाने के लिए, ये वो होता है जेब में 100 रुपया है, बातें करोड़ों की हो रही है, और मैं भी वैसा था भाई, बिल्कुल उन्हीं के जैसा सेम। मतलब ये सेंटेंस भाई साहब कहाँ के हैं, और ये चीजें बिल्कुल पूरी उतरती थी। जेब में 100 रुपया है, मतलब 8 से नीचे तो बात ही नहीं शुरू होनी है ना, वो तो बात करनी भी मतलब बेकार सी चीज लगती थी। वो वाली चीज कह रहा, वो थोड़ा सा खर्च करना और बड़ी बड़ी बातें करनी। स्कॉफर कुड स्कॉफ एंड बी डैम्ड, ऐसी तैसी में जाए दुनियादारी, इनको क्या पता मैं क्या चीज हूँ। इनको नहीं, वो जो खांसने वाले होते हैं, जो बोलने वाले होते हैं, अबे बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, क्या हो गया। और मैं फेयर वेदर फ्रेंड का होस्ट बन गया। तू जानता नहीं भाई साहब के 10 ट्रक थे, किसी को भी खड़े खड़े खरीद लेते थे, किसी को भी। ऐसे दोस्त जो मेरे को जमीन पर आने नहीं देते, ऐसे मेरे दोस्त जिन्होंने मेरे को जमीन ही नहीं दिखाई, जब तक मतलब सब कुछ नहीं चला गया, जब तक वो जमीन नहीं देखनी थी, मेरी धरती नहीं देखनी। तू भाई को जानता नहीं, इन्होंने कितने लोग खड़े खड़े खरीद लिए। वो बड़ी बड़ी बातें है, कुछ भी नहीं भाई के पल्ले। तो फिर वेदर फ्रेंड हो, जो अच्छे टाइम के दोस्त हो, और जैसे बुरा टाइम आया, बुरा टाइम इन द सेंस, जैसे मैं बेड पे गिरा, टांग गई, और भाई साहब वो समझ भी नहीं आई कि कहाँ गए, वो कहाँ गए, और वो सारे का सारा इतना बड़ा मजमा, और मैं सोचता था दुनिया मेरे साथ चुटकियों पे घूम रही है, वो समझ ही नहीं लगी यार कहाँ गायब हो गए। और फिर लास्ट में दोनों का ही बिल्डअप जो है ठीक, बिल ने, बिल की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक थी, बिल्कुल सही आइडिया था कि कंपनियों की जांच करें तो वॉल स्ट्रीट में एक क्रांति आ सकती है। सच में एक क्रांतिकारी कदम था। बीडब्ल्यू पहले शेयरों को एनालाइज करने वाले व्यक्ति बने, जिन्होंने पूरे विश्व को एक टर्निंग पॉइंट दिया, कि किसी भी कंपनी का शेयर एमए नहीं खरीद लेना है, तो के में नहीं चलती मार्केट। मार्केट वो ठीक है, लोग बोलते हैं लक 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 लक, एक होता होगा एक पैमाना लक का, लेकिन दूसरा पैमाना ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके उस कंपनी के शेयर या उस कंपनी के साथ ये इन्वेस्टमेंट ही तो होती है, करे आदमी तो फायदे में रहता है व्यक्ति। और दूसरा, जो लुइस चुटकियां मारी थी 1 साल में शराब छुड़ा दूंगा, कह रहा वो तो हुआ नहीं भाई। वो जो लुइस भी वो इनके फौजी दोस्तों को कह रही थी ना, कोई नहीं पीने दो। जब वो बता रहे थे ना कि अरे हर तीसरी पार्टी से उठाकर ला रहे हैं साहब को, ये तो कंधों पे आना शुरू हो गए हैं, तो उसने बोला ना ना ना, पीने दे, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल के अंदर अंदर तो शराब तो चुटकियों में छुड़ा दूंगी, चुटकी चुटकियों में तो छूटी नहीं शराब। शराब तो सब पीते रहे। लेकिन दूसरी भी भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक थी, कि शेयरों को एनालाइज करके और एक दुनिया को एक नया आयाम दिखा के गए थे। अब पता नहीं कितनी चीजें यार, आज हम जो जिंदा बैठे हैं, वो उन्हीं उन्हीं लोगों के, चाहे वो डिवाइन पावर का खेल था उनके द्वारा, चाहे वो किसी के द्वारा भी है, मतलब मेरे आज जीवित रहने में के पीछे ये बीडब्ल्यू का वो दूरदृष्टि था वाला दिमाग की था, जो आज मैं जिंदा बैठा हूँ। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच।